नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके विज्ञान के जो छठा लेसन है उसके बारे में, तो उसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। जो छठा लेसन है उसका थर्ड पार्ट है जो पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आइए हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। उसके अंदर जैसे कि अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके थे, जो मुख्य प्रकार है वो पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अन्य प्रकार हैं उसके बारे में। तो अन्य प्रकार कौन सा है? देखो, जो अन्य प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं और उत्प्रेरक पाठ चल रहा था अपना, वेग और उसमें लगने वाला समय, यानी किस अभिक्रिया में कितना समय लगता है उसके आधार पर भी इसके प्रकार है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रकार कौन सा है, वो है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। तो देख लेते हैं, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है, आपको नाम से याद हो जाएगा। तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तेजी से उत्पाद में बदलते हैं। जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं? तेजी से उत्पाद में बदलते हैं। और मंद अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदलते हैं, बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होती है, वो कौन सी होती है? मंद अभिक्रिया। तो देखते हैं इसकी परिभाषा, तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। यह है तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा और मंद अभिक्रिया। देखते हैं क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तेजी से उत्पाद में बदलते हैं, यानी जल्दी जल्दी उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। और जिसमें मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदलते हैं, यानी धीमी गति से उत्पाद में बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो अभिक्रिया HCl प्लस NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2। यानी अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही तेज गति से होती है, सेकंड भी नहीं लगता इतने में, बहुत ही जल्दी, मतलब सेकंडों में ये हो जाती है ऐसी अभिक्रिया। जैसे एक और बात कर लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड प्लस H2। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? तीव्र अभिक्रिया के। मंद अभिक्रिया का उदाहरण देखो, आप आम भाषा में देखते हैं, लोहे पर जो जंग लगता है वो क्या होता है? एक दिन में तो लगता नहीं है, बहुत दिन लगते हैं, महीनों लग जाते हैं, तो मतलब बहुत सालों लग जाते हैं, तो वो धीमे धीमे गति की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? एक मंद अभिक्रिया, धीरे धीरे होती है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लोहे को क्या लिखते हैं? Fe से। किसकी उपस्थिति में वो ऑक्सीजन होता है और H2O जल, यानी वाष्प होती है, या तो जल के अंदर रख दो या जो वायु के अंदर वाष्प होती है उससे मिलकर होता है, तो क्या बनता है? ये होता है जो लोहे पर जंग लगता है उसका सूत्र। जो लोहे का जंग है उसका सूत्र। तो देखो, इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो यहाँ हाइड्रोजन तो 3 लगा देते हैं, ये 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हो गया। अब ये 3 और 3 6। इधर कितने हैं? 3 ये है, 2 ये 5। यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, 6 और ये 3, 9 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर फेरस कितने हैं? यहाँ 4। तो यहाँ कितने लगा देते हैं? 4। तो ये फेरस 4 हो गए, ये ऑक्सीजन 6 और 3 इधर, 6 इसमें है, 3 इधर है, 9 हो गए। तो ये 3 दूनी 6 और ये 3, 9 हो गए। तो ये अभिक्रिया होगी संतुलित। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? एक मंद अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। इसके बाद में भी और प्रकार है इसके अभिक्रियाओं के। अगला प्रकार है वो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कौन सी होती है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखो, ऐसी अभिक्रिया है जो क्या होती है? दोनों दिशाओं में चलती है। अपने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से होते हैं? जो दोनों दिशाओं में चलते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाता है, तो वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय कौन सी होती है? वो अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है। एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बना सकते। जैसे बात करें इसके बारे में, तो ऐसी अभिक्रिया परिभाषा क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके, यानी अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद में बदल जाते हैं। क्या बना लेंगे? उत्पाद बना लेंगे। और उत्पाद पुनः क्रिया करके
अभिकारक में बदल जाते हैं। उत्पाद वापस क्या कर लेते हैं, क्रिया करके, और वापस किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, अभिकारक में बदल जाते हैं। उत्पाद अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, ऐसी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मान लो कोई अभिकारक है दो, A + B मिलकर क्या बना, C + D, ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। ये C + D अब वापस अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, A + B, ठीक है। तो अब ये अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बन गया, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + B C + B, यानी ये दोनों दिशाओं में इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं दोनों दिशाओं में। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रकार है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे होगी, जिसमें अभिकारक एक बार उत्पाद में बदलेगा, उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदलेगा, यानी एक ही दिशा में चलेगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये एक ही दिशा में चलती है। कैसे, मान लो एक बार A + B C + D में बदल गया, तो वापस ये इसमें किसी भी हालत में नहीं बदल पाएगा, ये वापस इसमें नहीं बदलेगा, तो एक ही दिशा में चलेगी, तो ऐसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे इसका उदाहरण देखना चाहें तो ये देख लें, C + O2 क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक बार लकड़ी को जला दी, वो राख बन गया, तो फिर वो राख ही बनेगा, धुआं बन गया तो बनेगा, वापस उसको लकड़ी नहीं बना सकते। और इसके अंदर जैसे लिखना चाहें उदाहरण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, तो देखो N2 + H2 क्या बनेगा, NH3 2, ये देखो। तो ये क्या है, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, तो ये बन सकता है। तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रकार। अब देखते हैं इसके आगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे, और साथ में पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर लिखना। तो अपन इसके परिभाषा भी देख लेंगे और साथ साथ में इसका अंतर देख लेंगे, अंतर क्या क्या है। तो देखते हैं ऑक्सीकरण, सबसे पहला है ये। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो एक तरफ पॉइंट लिखेंगे ना, दूसरी तरफ इसका उल्टा लिखना है। यहां ऑक्सीजन का जुड़ना है तो इधर आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। जैसे उदाहरण लेते हैं, C + O2 क्या बना, CO2। देखो इसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन अकेला था, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये दोनों साथ में आ गए, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे बात करें जैसे MgO है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, Mg + O2, संतुलित करने के लिए यहाँ और यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम अकेला हो गया, मतलब जो इसके साथ ऑक्सीजन थी वो निकल गई, तो ये क्या हो गया, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें होता है हाइड्रोजन का निकलना। यहां हाइड्रोजन का निकलना है, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पर देखो, इस हाइड्रोजन के साथ क्या थी, ऑक्सीजन, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गई। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो क्लोरीन अकेला था, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, HCl। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जैसे देखो उदाहरण के लिए लिखे रहे तो इसके अंतर में मान लो पूछ ले, सीधी परिभाषा पूछे, तो इसी से इन दोनों से परिभाषा बनाएंगे, इन दो से क्या बनाएंगे, परिभाषा इन दो से बनानी है। तो पूछ ले, आपको सिर्फ प्रश्न ऐसे आ जाए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें से एक उदाहरण या 2 उदाहरण लिख देंगे। अगर पूछ ले अपचयन किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है।
और एक दो उदाहरण लिख देंगे। तो ये इनकी परिभाषाएं भी बन गई इससे और अंतर भी बन गए दो। अब इसके बाद और अंतर है वो देख लेते हैं। जो अंतर आ जाए तो ये लिखने हैं। देखो अगला अंतर क्या है, विद्युत धनी तत्व है जिसके ऊपर प्लस आवेश हो उसका निकलना, प्लस आवेश का निकलना ऑक्सीकरण होता है, और विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना। जो इधर पॉइंट है उसका अलग उल्टा, जुड़ना या संयोजन एक ही बात होती है, ध्यान रखना। इधर जो पॉइंट होगा एक तरफ वाला याद कर लेंगे, दूसरी तरफ वाला उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना तो विद्युत धनी तत्वों का विद्युत धनी तत्वों का निकलना, विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो ऐसे बन जाते हैं। तो देखो इसका उदाहरण देखो, विद्युत धनी तत्वों का निकलना। देखो यहाँ K होता है आयोडीन के साथ, क्या आई मतलब आयोडीन, K क्या है पोटेशियम। तो यहाँ देखो आयन के साथ पोटेशियम है यानी विद्युत धनी तत्व है। यहाँ I के साथ K है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ से क्या हुआ K निकल गया। देखो यहाँ से K क्या हुआ निकल गया, पहले कि I के साथ था यहाँ से निकल गया। तो विद्युत धनी K पर कौन सा आवेश होता है, K के ऊपर प्लस आवेश होता है, तो विद्युत धनी तत्वों का निकलना। यहाँ पर देखो विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, देखो Mg के ऊपर कौन सा आवेश होता है प्लस, यहाँ पे क्लोरीन अकेला है इसके साथ Mg आ गया, Mg के ऊपर कौन सा आवेश होता है +2, तो इसका जुड़ना हो गया। देखो यहाँ Mg जुड़ गया, यहाँ कुछ नहीं था इसके साथ Mg जुड़ गया, Mg मतलब धन आवेश वाला, विद्युत धनी तत्व, धनी मतलब धन आवेश वाला, तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया अपचयन। इसके बाद देखते हैं विद्युत ऋणी तत्व। देखो ये क्लोरीन के ऊपर माइनस आवेश होता है, यहाँ Mg के साथ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस आवेश होता है, क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो सर कहेंगे ये और ये तो एक ही बात हुई। यहाँ पर देखो विद्युत ऋणी तत्व भी जुड़ रहा है और विद्युत धनी तत्व भी जुड़ रहा है, इसमें भी देखो विद्युत धनी ऋणी तत्व जुड़ रहा है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसमें देखो ये क्या है फेरस क्लोराइड, तो Fe3 है यहाँ पर देखो क्या हो गया 2 हो गया, विद्युत ऋणी तत्व एक कम हो गया, क्लोरीन क्या है यहाँ 3 है और यहाँ कितने हो गए 2, यानी एक निकल गया, तो विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। लास्ट वाले में देखो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यानी इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा, यहाँ सोडियम है, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यानी इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ये क्लोरीन था इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके साथ जुड़ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया क्लोरीन माइनस आवेश आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन इसने एक ग्रहण कर लिया। जब निकल जाता है इलेक्ट्रॉन तो प्लस आवेश आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे मान लो ये सोडियम है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये मान लो निकल गया तो Na+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये हो गया आपके ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, याद कर लेना। अंतर जैसे लिखे हुए हैं वैसे आपको इसको एक बार लिख ले सारे कॉपी में और उसके बाद इसको अच्छी तरह याद करें। अब अपन अगले वाला टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो क्या है, अभी ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा है उसी के बारे में है। अब देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है ये अभिक्रिया, तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया तो देखें ये है ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो यानी दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखो जैसे Fe2O3 प्लस CO क्या बनेगा Fe+CO2। तो देखिए इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। अब देखते हैं ऑक्सीकरण कैसे हुआ। देखो इसके साथ क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन था Fe के साथ और यहाँ Fe के साथ ऑक्सीजन है क्या। देखो यहाँ पर Fe के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ है क्या नहीं है। ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है अपचयन। तो मैंने लिख दिया अपचयन। ये क्या हो गया ऑक्सीजन। यहाँ देखो CO के साथ एक ऑक्सीजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ कितने ऑक्सीजन है एक, यहाँ पर कितने हो गए
दो हो गए, मतलब एक और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकण। ये क्या हो गया ऑक्सीकण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और आगे देख लेते हैं इसके बाद। देखो अगले वाली अभिक्रिया है उदासीनीकरण, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में 5वें पार्ट में भी अपन पढ़ चुके हैं। तो उदासीनीकरण किसे कहते हैं, अम्ल तथा क्षार मिलकर क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कह देते हैं उदासीनीकरण। तो परिभाषा देखते हैं। तो ये देखिए परिभाषा है उदासीनीकरण की, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, जैसे मान लो याद रखने का तरीका है, अम्ल प्लस क्षार मिलकर बना रहे हैं लवण प्लस जल, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे उदासीनीकरण। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आपको पता है HCl एक अम्ल होता है और NaOH क्या होता है क्षार होता है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं लवण NaCl, ये क्या हो गया लवण, सोडियम क्लोराइड जो अपन नमक यूज करते हैं वो गया, और साथ में बन गया H2O। तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी है, किसे कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण। जैसे अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे, तो इस लाइन से भी आप याद रख सकते हैं, अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण कहते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इसको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने इस क्लास के बारे में सुझाव और सलाह हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।